नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। पहले कोरोना ने कमर तोड़ कर रख दी और ऊपर से अब महंगाई त्राही कर रही है। पेट्रोल और डीजल के बढ़ रहे दामों ने घर का बजट बिगाड़ दिया है और इसका असर अब दूसरे घरेलू खाने पीने के सामानों पर जा रहा है। इसमें खासकर सब्जी और खाद्य पदार्थों ने किचन का जायका बिगाड़ कर रख दिया है। इसकी वजह पेट्रोल डीजल के दामों में हो रही बेतहाशा बढ़ोतरी है। देश के साथ साथ मध्य प्रदेश में भी पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। राजधानी भोपाल में 31 जुलाई को 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 110 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से थी, जबकि डीजल की कीमत शतक से 1 रुपए 33 पैसे कम, यानी कि राजधानी में 98 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से डीजल बिका। अब पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से सब्जी और खाद्य पदार्थों के दाम बढ़े। इसको लेकर के अब विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार पर वार कर रही है, तो आज इसी मुद्दे पर बात होगी। हमारे साथ मामले पर कांग्रेस और बीजेपी नेताओं का कहना क्या है, इसको सुनिए। प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में लाल किले की प्राचीर से जो भाषण दिया था, उसने इस बात को स्थापित किया था कि इस देश का भविष्य कांग्रेस बिगाड़ना चाहती है। इस देश में केवल नेहरू परिवार अपने साम्राज्य और अपने परिवारवाद को फैलाना चाहता है। पेट्रोल डीजल के दाम की बात हो या महंगाई की बात हो, इसका कारण यदि इस देश में कोई है तो वो केवल और केवल कांग्रेस है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सबसे ज्यादा डीजल पर टैक्स लगने वाला राज्य सरकार है। कांग्रेस का भी तो देखा करें। और हमारी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। जरा छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र में समर्थन से सरकार चल रही है, पंजाब है और उनके संगी साथियों की सरकार, क्या हाल है। और मैंने कहा देश में सबसे ज्यादा महंगा डीजल कहीं है तो वो राजस्थान है, और ये तथ्य है, सत्य है। मुझे लगता है इसमें चर्चा हो तो ठीक होगा, आरोप प्रत्यारोप में नहीं। तो पेट्रोल डीजल को लेकर एक तरफ बीजेपी नेहरू और कांग्रेस को कोस रही है, तो कांग्रेस का इस पर यह कहना है कि मनमोहन सिंह के जमाने में तत्कालीन मुख्यमंत्री अटल जी वक्त के पेट्रोल डीजल के दामों पर बिक्री की मांग कर रहे थे। आज जवाब देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को सपने में भी नेहरू और गांधी दिखाई देते हैं। पेट्रोल से नेहरू जी और गांधी जी का ताल्लुक क्या? नेहरू जी की पार्टी के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में तो 156, नरेंद्र मोदी जी उन दिनों गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनकी मेरे पास है। उसमें उन्होंने मनमोहन सिंह जी पर तंज कसते हुए कहा था, मनमोहन, अटल जी के वक्त वाली पेट्रोल डीजल की कीमत कर दो। अटल जी के वक्त 42 और 45 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल डीजल की कीमत थी। तो अटल जी के दौरान जब 45 रुपए लीटर डीजल था, आज 45 रुपए, 36 रुपए से 45 रुपए तक तो सिर्फ एक्साइज ड्यूटी ले रही है नरेंद्र मोदी जी की सरकार। आप कुल मिलाकर की मार से आम जनता परेशान है, लेकिन आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप डाले जा रहे हैं। लेकिन सवाल इसी बात का है कि इस बढ़ती महंगाई से आखिर निजात प्रदेश की जनता को और देश की जनता को मिले कैसे, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। आज इसी पर चर्चा करते हैं। दो मेहमान मेरे साथ का परिचय पहले मैं आपके साथ करवा देता हूं। राम पांडे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। राम पांडे जी, बहुत स्वागत आपके पास। धैर्यवर्धन शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। धैर्यवर्धन शर्मा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। धैर्यवर्धन जी, आपसे ही चर्चा की मैं शुरुआत करना चाहता हूं। क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं, कांग्रेस अब इसको लेकर के अटैकिंग मोड में है, क्योंकि लगातार विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन और डीजल और पेट्रोल के दाम पर आप अंकुश नहीं लगा पा रहे हैं। इसको लेकर के वो लगातार आप पर हमलावर है। इसके क्या मायने समझे जाएं और कांग्रेस जिस बात को कह रही है उस पर मैं आपका रिएक्शन चाहूंगा। धैर्यवर्धन जी। न्यूट्रल गियर में खड़ी कांग्रेस यदि किसी मोड़ पर दिखाई पड़ रही है तो मुझे लग रहा है कि राम पांडे जी जैसे तमाम दूसरी पीढ़ी के नेताओं का भविष्य उज्ज्वल है, कि कम से कम ये प्राइवेट लिमिटेड पार्टी कुछ करती तो दिख रही है। अभी बीच में तो ऐसा लगने लगा कि ये अपनी भूमिका भूल करके केवल ट्विटर कर रही है। देश में कुछ भी ऐसा लगता है कि जिस पर विपक्ष की भूमिका होना चाहिए ये जरूर अदा करें, इसमें कतई आपत्तिजनक नहीं है। और महंगाई जब भी बढ़ती है निश्चित तौर पर तकलीफदेह होती है, परेशानी भी होती है। सरकार वह रास्ते निकालने का प्रयास भी करती है कि कैसे मूल्यों को नियंत्रण में रखा जाए।
मोदी सरकार भी, चूंकि ये बहुत ही विषम काल है, कोरोना काल है, तमाम सारी व्यवस्थाएं भंग हैं, आर्थिक व्यवस्थाएं भी गड़बड़ हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मामले में पूरी दुनिया में तमाम जगह रेट्स बढ़ गए बहुत सारे। हमारे यहाँ भी हम सब देख रहे हैं कि सरकार की मंशा के बावजूद भी पेट्रोलियम मूल्य कम नहीं हो पा रहे हैं। पर सरकार के ध्यान में अवश्य है, पेट्रोलियम मंत्री जी ने भी कहा था कि सरकार की पैनी नजर है, सरकार जरूर विचार करेगी यदि कोई रास्ता निकलता है कि कैसे मूल्य कम किया जाए। पर मुझे लग रहा है कि इस संक्रमण काल में थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता, लोगों को इंतजार अभी करना चाहिए। राम पांडे जी, धैर्यवर्धन जी कह रहे हैं धैर्य रखने की जरूरत है, मतलब थोड़ा अभी तो महंगाई झेलनी पड़ेगी क्योंकि संकट काल है। जी, संकट काल तो अभी 1-1.25 साल से है और महंगाई, पेट्रोल डीजल के दाम तो पिछले 6-7 साल से बढ़ रहे हैं और हम इनको राज्यों के चक्कर में ना डालें। तो शिवराज जी साइकिल लेकर ना निकलते जब 25-50 पैसे पेट्रोल डीजल के बढ़ते थे, और ना ही मोदी जी इस तरह का बोलते कि यदि पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो ये प्रधानमंत्री जी की नाकामियों का। भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते थे मनमोहन सिंह सरकार के समय, तो चाहे मोदी जी हों, चाहे इनके प्रवक्ता हों या कोई भी नेता हो, सीधा प्रधानमंत्री को दोष देते थे, किसी राज्य सरकार को दोष नहीं देते थे। और महंगाई बढ़ने में राज्य सरकारों का उतना दोष भी नहीं है, क्योंकि जितने भी राज्य हैं या यूनियन टेरिटरी हैं, सारा कलेक्शन होकर सेंट्रल में पहुंचता है और राज्यों की अपनी एक सीमाएं होती हैं। इसलिए यदि हम महंगाई की बात करें तो ये ना बोलें कि वहाँ सस्ता है यहाँ महंगा है। ठीक है, आज मध्य प्रदेश में हिंदुस्तान में सबसे महंगा हो सकता है, कल राजस्थान में हो सकता है, परसों मध्य प्रदेश में हो सकता है। ये कोई विषय नहीं है। विषय इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी महंगाई का समर्थन कर रही है। मतलब वो ये नहीं कह रही है कि महंगाई बढ़ने से लोग परेशान हैं, बेरोजगारी से परेशान है, बिजली के बिल महंगे से परेशान है, या उस दिशा में कोई काम हो रहा है। यदि कोरोना संकट काल में नुकसान हो रहा है तो देश में सबको होता, देश के सारे व्यापारियों को होता। केवल 2 व्यापारियों की हम बात करें, अंबानी और अडानी जी का, तो उनको 1-1 लाख करोड़, 2-2 लाख करोड़ का फायदा इस कोरोना काल में हुआ है। अब पेट्रोल डीजल के दाम कैसे कम कर देंगे? ये पूरे देश में आप जानते हैं रिलायंस के पेट्रोल पंप है, तो ये जो फायदा हो रहा है वो किसका हो रहा है? सबसे ज्यादा रिलायंस का हो रहा है। आप जानते हैं कि खाद्य पदार्थों का व्यापार सबसे ज्यादा किसका है? अडानी जी का है, रामदेव जी का है और लोगों का है। तो जब 200 रुपए सरसों का तेल बिक रहा है तो उससे ज्यादा फायदा किसको हो रहा है? ये अडानी जी को हो रहा है। और ये पैसा चंदे के रूप में किसको देते हैं? भारतीय जनता पार्टी को देते हैं। तो आप देखिए कोरोना काल में भी भारतीय जनता पार्टी के 5 स्टार कार्यालय बन रहे हैं। आप देखिए विज्ञापन पर ये अरबों खरबों रुपया ये पार्टी करती है, रैलियों पर ये अरबों खरबों खर्चा करती है। इस संकट काल में जब परेशानी थी तो प्रधानमंत्री जी ने 8,500 करोड़ का प्लान खरीदा, जिसमें 1,000 हेलीकॉप्टर आ सकते थे। जब हमारा देश परेशान है तो प्रधानमंत्री जी का 20,000 करोड़ का कार्यालय बन रहा है। जब इस संकट काल में शिवराज जी ने 100 करोड़ का अपने लिए प्लान खरीदा। तो यदि महंगाई से, बेरोजगारी से, इन चीजों से समस्याएं हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी को समस्या क्यों नहीं है? और महंगाई बढ़ने के दुष्परिणाम भयानक आ रहे हैं। धैर्यवर्धन जी जवाब दें। नहीं, मुझे लग रहा है कि कांग्रेस सरकार में किसी प्रधानमंत्री ने प्लेन की यात्रा नहीं की, शायद राम पांडे ये ऐसा कहना चाहते हैं। और यदि विशेषज्ञ लोग कह दें कि ये आपके लायक नहीं रहा, ये इससे जान को खतरा है, तो किसी कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री ने कभी नया प्लेन नहीं खरीदा होगा, ऐसा राम पांडे जी शायद तर्क दे रहे होंगे। यार ये तो कोई बात नहीं हुई। बात करो कहीं और की ओर आप लेकर के पहुंच रहे हैं, कहीं और। शासन की व्यवस्थाओं के लिए आजकल बहाने का आवश्यक अंग बन गए, तो वह सब अलग विषय है। बात पेट्रोलियम पदार्थों की, खाद्य पदार्थों की आप करेंगे, मैंने पहले ही बताया है कि निश्चित तौर पर महंगाई के कारण से, मूल्य वृद्धि के कारण से तकलीफ सबको है, मुझे भी है, आपको भी है। रास्ता खोजने का प्रयास कर रही है। पर लेकिन धैर्यवर्धन जी सिर्फ चिंतित होने मात्र से तो काम नहीं चलेगा ना। धैर्यवर्धन जी देखिए, जनता ने चुना ही आपको इसलिए था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार हो, वही महंगाई की मार अगर जनता झेलती रहे और आप ये कहें कि विषम परिस्थितियां इसलिए भाई थोड़े दिन झेल लो ये महंगाई, तो जनता इससे थोड़ी ना कन्विंस होती है। जनता तो उम्मीद आपसे कर रही है। आयुष जी, दोनों कुछ अलग तो अलग बताएं विषय ना।
आयुष जी, कब तक दोनों इसको अलग अलग झेलेंगे? कब तक डीजल पेट्रोल के दाम कम करेंगे? आप कह रहे हैं पैनी नजर है, बारीक नजर है, किस चीज पर पैनी और बारीक नजर है? कितना और बढ़ेगा अभी? आयुष जी, देखिए, खाद्य तेल और पेट्रोलियम पदार्थ का मामला दोनों भिन्न है। खाद्य तेलों में हम सब जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी सोयाबीन की कीमत बढ़ी है। तेल इंपोर्ट हम करते हैं, वे सब आसमान छू रहे हैं। विदेशों से हम सस्ता तेल मंगा करके यहाँ की कीमतों पर नियंत्रण रखते थे, आज उल्टा हो रहा है। आज हमें विदेशों से भी महंगा मिल रहा है, कोई रास्ता नहीं है। अब तिलहन की पैदावार यदि बढ़ेगी तो अगली फसल पर जब आती है तो उस पर जरूर रेट में अंतर आता है। इसी बीच तेल कंपनियां किसानों को भी मूंगफली का, सरसों का, सोयाबीन का मूल्य बढ़ा नहीं, करके दे रही धैर्यवर्धन जी, है। आज तो आप मुझे वो तर्क दे रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी देती थी कभी। मुझे ये बताइए ना कि कांग्रेस की सरकार यानी कि यूपीए के समय की महंगाई में और एनडीए यानी कि आपकी सरकार की, केंद्र सरकार की महंगाई में अंतर क्या है? महंगाई तो महंगाई है, मेरी जेब से पैसा जा रहा तो मेरी तो महंगाई है ना। कांग्रेस की महंगाई अलग, आपकी महंगाई अलग है, ऐसा कैसे? उनके भी तो यही तर्क थे ना, तब क्यों उसका विरोध करते थे? नहीं, मैं आपसे बता रहा हूँ, ये टेम्परेरी है। निश्चित तौर पर सरकार इसमें हस्तक्षेप करके कीमत को कम करेगी। अभी नई फसल आ जाएगी तो उससे भी खाद्यान्न तेलों की कीमत पर अंतर आएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मुझे लग रहा है कि इसके रेट्स कम होंगे और उसका असर हमारे बाजार पर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में हम इंपोर्ट करते हैं, चाहे खाद्य तेल हो, चाहे पेट्रोलियम पदार्थ हो। बहुत सारी चीजें हैं जिनका आयात पर निर्भरता हमारी लगातार बढ़ती जा रही, क्योंकि हमारी आबादी इतनी अधिक है कि उसकी पूर्ति के लिए हमारे खेतों में उतना तिलहन पैदा नहीं हो पाता है। तो धैर्यवर्धन जी, अभी हम मान के चलें कि कम से कम अभी इंतजार करना पड़ेगा, महंगाई से निजात फिलहाल तो नहीं मिलने वाली है? निश्चित तौर पर सरकार उसके लिए, मैंने बताया ना कि जरूर प्रयासरत है। जो भी सरकारी स्तर पर कोई एक्शन लेकर यदि इस पर लगाम लगाई जा सकती है तो उस पर भी विचार हो रहा है, कुछ कदम उठाए भी हैं, आप सब जानते हैं। और मुझे लग रहा है थोड़ा हमें इंतजार करना चाहिए, जरूर कहीं ना कहीं इसमें कमी आएगी। राम पांडे जी इंतजार करने के लिए कह रहे हैं, धैर्यवर्धन जी। ये जो महंगाई है, ये अध्यादेश के जरिए बढ़ाई गई थी और ये महंगाई संसद में कानून लाकर बढ़ाई गई थी। आप सबको पता है 3 कृषि कानून पास किए गए हैं, उसमें एक कानून है जमाखोरी कानून। मतलब अब आप कितना भी जमा कर सकते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होगी। कांग्रेस के शासन में यदि कुछ जमाखोरी होती थी तो रासुका लगती थी, लोग जेल जाते थे। अब रासुका हटा दिए, जेल का प्रावधान हटा दिए। एक ही आदमी पूरे देश का अनाज खरीद सकता है, एक ही आदमी पूरे देश की सब्जियां खरीद सकता है। तो ये जमाखोरी का जो कानून लाया गया था, उससे जो बड़े व्यापारी हैं उनका डर खत्म हो गया। उन्होंने जमाखोरी शुरू कर दी, कालाबाजारी शुरू कर दी, मुनाफाखोरी शुरू कर दी, उसके कारण ये महंगाई बढ़ी। और आप सुनिए, किसान आलू, प्याज, टमाटर 1 रुपए किलो, 2 रुपए किलो, 3 रुपए किलो में बेचता है। कभी कभी तो राम पांडे जी, सस्ता हो जहां तक जाता जानकारी है, मुझे लगता है आपको भी होगा कि ये तो अभी कृषि कानून जो 3 आए हैं उसको तो होल्ड कर रखा है कोर्ट ने, वो तो अभी इम्प्लीमेंट ही नहीं हुए हैं। उसका कैसे इम्पैक्ट अभी से दिखने लग गया, ये समझाएं साथ में। जी, वो उसका तो हो गया, वो कानून होल्ड से कुछ नहीं होता है। आज सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी ये क्या करते हैं? अदानी के वेयर हाउस पूरे देश में बने हैं। अदानी जी को कोई रोक सकता है? किसी की हिम्मत है किसी पुलिस वाले की जाने की अदानी की वेयर हाउस में? कोर्ट ने रोक लगा दी, वो कानून अभी कहाँ इम्प्लीमेंट हुए हैं? जी, हो चुका है, वो हो चुका है, इम्प्लीमेंट हो चुका है, नहीं तो क्यों बढ़ रही है फिर? और ये स्मृति ईरानी जी ने खुद ने कहा है, स्मृति ईरानी ने कहा है कि जैसे जैसे भ्रष्टाचार और घोटाले बढ़ते हैं वैसे वैसे महंगाई बढ़ती है। ये स्मृति ईरानी के शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं है। जावड़ेकर जी के शब्द है। महंगाई बढ़ना मतलब देश में लूट मची हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के शब्द हैं। और तीसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ ना, जिस आलू प्याज को किसान 1 रुपए 2 रुपए में बेच रहा है, वह आलू प्याज हमें 60, 70, 80 रुपए किलो में क्यों मिल रहा है? कहीं ना कहीं है ना प्रबंधन की कमी। जो बीच में मुनाफाखोर है, जमाखोर है, उन पर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? और ये गलत बता रहे हैं। हमारा देश आत्मनिर्भर हो चुका है, हमें अब कोई विशेष आयात करने की जरूरत नहीं है। हमारे देश में इतना ज्यादा उत्पादन हो रहा है कि जितनी हमारे देश की जनसंख्या है उससे डबल जनसंख्या का खाद्यान्न उत्पादन हो रहा है। जितनी देश की जनसंख्या है उससे डबल जनसंख्या के बराबर खाद्यान्न का उत्पादन हो रहा है।
तो ये मिसमैनेजमेंट है, ये कुप्रबंधन है, ये जानबूझकर महंगाई बढ़ाई जा रही है कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए। मैंने बताया ना, पेट्रोल डीजल बढ़ रहा है तो रिलायंस को फायदा हो रहा है, खाद्य पदार्थों की महंगाई बढ़ रही है तो अदानी को फायदा हो रहा है, और इनको फायदा हो रहा है तो चंदे के रूप में ये पैसा भारतीय जनता पार्टी के पास जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में खर्च हो रहा है। आप बताइए, ये कहते हैं आम जनता से कि महंगा हो रहा है तो साइकिल चलाइए। इन्हें मंत्री 10-10, 20-20 गाड़ियों से कम में नहीं जाते हैं, प्रधानमंत्री 50 गाड़ियों से कम में नहीं चलते हैं, मुख्यमंत्री 25 गाड़ियों से कम में नहीं चलते हैं। इनसे कहो भैया बिजली महंगी हो रही है तो कहते हैं जलाना बंद कर दो। इनसे कहो कि भाई बेरोजगारी बढ़ रही है तो पकौड़े तलना शुरू कर दो। इनसे कहो महंगाई बढ़ रही है तो नेहरू जी का जो 1947 में भाषण था, अब बताइए दुनिया में इससे बड़ी कोई मूर्खता होगी कि नेहरू 47 में जो भाषण दिया था उसके कारण महंगाई बढ़ रही है। मतलब नेहरू जी के भाषण से महंगाई कम होती है और नेहरू जी के भाषण से महंगाई बढ़ती है। इससे बड़ी मूर्खता और क्या होगी? और वो इनके मंत्री कहते हैं। तो इनके मंत्रियों के आप जब शब्द सुनेंगे ऐसा लगेगा कि ये लोग अहंकार और घमंड में पागल हो चुके हैं। जनता अपना को जो ये कुप्रबंधन पूरा है या आप समझ रहे लोगों हैं। का, जिसको कोरोना की आड़ में ढकने की कोशिश मत करें, ये आरोप है कांग्रेस पार्टी का आपके ऊपर। नहीं, मुझे लग रहा है राम पांडे जी भावनात्मक तौर पर बात करते करते थोड़ा, मैं बात कर रहा था तिलहन की। तेल पैदा करने वाले जो जिन्स हैं, क्या हम बाहर से इंपोर्ट नहीं करते हैं? और तो और पाम ऑयल क्या हम मलेशिया, इंडोनेशिया वगैरह से इंपोर्ट नहीं करते हैं? कई वर्षों से कर रहे हैं। और उसी पाम ऑयल को दूसरे तेलों में मिक्स करके तो व्यापारी उस तेल की कीमत कम करते थे। अब एक और नियम लागू होने जा रहा है कि अब तेलों में मिलावट नहीं चलेगी। तेल जिस प्रकार के नाम से आप बेच रहे हैं उस पर आपको 100% वो कौन सा तेल है वो लिखना पड़ेगा। यदि मिलावट है तो कौन सा कितने प्रतिशत में यह भी लिखना पड़ेगा। अभी तक तो मुझे लग रहा है पाम ऑयल का किसी भी तेल में उल्लेख ही नहीं होता था। जितने भी सोयाबीन तेल या अन्य तेल बेचे जाते थे, और तो जो सरसों का तेल सरसों की कीमत में बेचती थी और उसमें पाम ऑयल का एक बड़ा हिस्सा होता था। तो ये बहुत सारे कारण हैं। ये अगर होगी तो थोड़ा सा मूल्य वृद्धि होगी, क्योंकि अगर शुद्ध सरसों का तेल खाना, आपको शुद्ध दूसरा मूंगफली का या किसी और का तेल खाना, कीमत बढ़ी। जो पैकिंग करता है, जो उसको सप्लाई होता, पर जहां तक बड़ी कीमत का मामला है, मैं फिर निवेदन कर रहा हूं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर से हम तमाम सारी चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं, वे बहुत इस समय अपार महंगी हो गई है, नियंत्रण से बाहर है दूसरे देशों में। तो स्वाभाविक तौर पर हमें भी महंगा मिल रहा है। इसलिए वहां की सरकारें भी चाहती हैं कि मूल्य नियंत्रण में आए, और वहां यदि पैदावार बढ़ेगा, मूल्य नियंत्रण में होगा, तो वो हमें सस्ता मिलेगा। इस बीच हम भी प्रयास कर रहे हैं। हमारा कृषि मंत्रालय भी इस बात को लेकर के किसानों से बातचीत कर रहा है कि पैदावार बढ़ाई जाए, और तिलहन की पैदावार बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर तेल के मूल्य गिरेंगे। राम पांडे जी, जवाब दें। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, हमारे देश की पैदावार जितनी हमारे देश की जनसंख्या है 140 करोड़, 240 करोड़ जनता के बराबर इतना जनता हमारे देश की खा सकती है। इतनी पैदावार हमारे देश में हो रही है, लेकिन कुप्रबंधन है। वेयर हाउस में अनाज सड़ जाता है। उस सड़े हुए दाल चावल को आपने देखा होगा, मध्य प्रदेश में गेहूं और चावल को राशन की दुकानों पर बांटा गया। इल्ली वाले गेहूं को राशन की दुकान में बांटा गया। वेयर हाउस में माल सड़ जाता है, उस सड़े हुए माल को आंगनबाड़ी में बच्चों को खिलाया जाता है, गर्भवती महिलाओं को खिलाया जाता है। इससे हमारे प्रदेश की जनता कुपोषित हो रही है। तो उत्पादन में कोई कमी नहीं है। सरसों का तेल हम एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट नहीं करते हैं। मूंगफली का तेल है, कोकोनट का ऑयल है। हमारे देश में 50 तरह के तेल हैं जिससे हमारे किचन में भोजन बनता है। कोई खाद्य पदार्थ की हमारे देश में कमी नहीं है। और 7 साल से ये कह रहे हैं मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत। इसका मतलब ये 7 साल से झूठ बोल रहे हैं। 7 साल में इन्होंने न तो मेक इन इंडिया किया, न मेड इन इंडिया किया, न स्वर्णिम भारत किया, न स्वर्णिम मध्य प्रदेश किया, न कुछ। ये कहते थे कि हजारों करोड़ के, लाखों करोड़ के इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, 100% FDI कर दी। तो ये सारा का सारा झूठ बोला था इन्होंने 7 साल से।
यदि ये 7 साल से झूठ बोल रहे हैं तो फिर ये कह सकते हैं कि हम नकारा है, हम निकम्मे हैं, हमने कुछ नहीं किया है, हमने देश को बर्बाद कर दिया है, देश को तबाह कर दिया है, हमारा प्रधानमंत्री निकम्मा है। जैसा इन्होंने कहा था कि पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, इसका मतलब प्रधानमंत्री निकम्मा है। ये मोदी जी के शब्द है, तो मोदी जी के शब्द है यदि महंगाई बढ़ती है तो सरकार निकम्मी है, इसका मतलब हमारी केंद्र सरकार निकम्मी है, मोदी जी निकम्मे है। ये जावड़ेकर, स्मृति ईरानी, ये इन्होंने जो आसमान की तरफ जो थूका था ना, वो थूक आज चलिए इनके मुंह पर ठीक है आकर राम गिर रहा है। जी, राम पांडे जी, अब आपकी इसी बात के साथ ये चर्चा भी मैं देखिए, यही ठीक है, समाप्त चल करूंगा। रहा बहुत है। शुक्रिया आप लोगों का, अपने समय निकाला, इस चर्चा का हिस्सा बने। हालांकि सवाल अभी भी आम जनता के जहन में ये है कि अब इस महंगाई से निजात कैसे मिलेगी। तर्क दोनों तरफ से अपने अपने रखे जा रहे हैं, लेकिन जनता इसी उम्मीद में है कि कुछ तो राहत इस महंगाई से जनता को मिले, लेकिन वो मिलती हुई फिलहाल नजर नहीं आ रही। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।